अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ वेट कीजिएगा, मैं आपसे फाइल शेयर कर लूँ। और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 7। आप मैं एडमिट कर रहा हूँ आप पार्टिसिपेंट्स को, क्लास फेलोज आपके। और हम अभी 1 मिनट के बाद स्टार्ट लेते हैं क्लास का, अपने लेक्चर का। आपको क्लास ऑलरेडी आपके लेक्चर्स और आपके प्रीवियस नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको मिल गए होंगे डेफिनेटली। उनको अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं गूगल ड्राइव पर, और आपको पता है कि स्पेस यूजुअली वहाँ पर कम होती है, तो इसलिए मैं कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद इनको वहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो इसलिए ये आपके अपने इंटरेस्ट में है कि आप अपने इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर लें। ठीक है, ओके। तो हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं क्लास। लेक्चर 6 हमारे पास है और ये है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्म। मैं स्लोली स्टार्ट ले रहा हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली एडमिट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को जो अब ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आप मुझे प्लीज़ इन द मीन टाइम एक बात का जवाब दे दीजिए कि एम आई ऑडिबल, मुझे मेरी आवाज़ आपको बेहतर आ रही है, ताकि मैं उसी लिहाज से आपसे कम्युनिकेट करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच तजीन, शुमाइला और शरीफा, थैंक यू वेरी मच बताने को। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम एक तो जो मैं एडमिट कर रहा हूँ बाकी तमाम स्टूडेंट्स को, उसका भी टाइम यूटिलाइज हो रहा है, और आपसे कंफर्म भी हो गया ताकि हम आवाज़ को बेहतर कर सकें, आपको क्लैरिटी के साथ तमाम लेक्चर सुनाई दे। चलिए क्लास, मेरे ख्याल से अब हम शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपके पास आज चैप्टर 6 है और चैप्टर 7। ये माइंड में नहीं रखिएगा कि हम 2 चैप्टर्स पढ़ लेंगे, माइंड में ये रखिएगा कि हम उनके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, और आपको मैं शुरू में ही बता दूं कि ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत आसान हैं। आप देखेंगे कि ये टॉपिक्स आप अपने मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स में भी पढ़ चुके हैं, कहीं ना कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे भी होती रही है, किसी और कोर्स में भी होती रही होगी। और इसी तरह से हमने जो अब तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रही है, सबकी तो नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहती है। बहरहाल, इन शॉर्ट, कि आपके टॉपिक्स आज के आसान हैं, कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आसान आसान से प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई करने की ही सिंपली बातें आज इन्वॉल्व होंगी, छोटी सी आसान सी बातें जिनको आप देखेंगे तो आपको फ़ौरन ही समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। आपकी आज लास्ट क्लास है बिफोर योर मिड टर्म एग्जाम्स, तो इसलिए उसके बारे में भी चंद बातें रिपीट कर लेंगे। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट योर मिड टर्म एग्जाम्स, लेकिन आज भी हम कुछ दरमियान में प्रॉबेबली आपके सेकंड सेशन में या थर्ड सेशन में, मेरा ख्याल है कि हम थर्ड सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। शायद सेकंड में कर ले, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि हम थर्ड सेशन में इन बातों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जब तक और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर चुके होंगे, सबको इस बात को सुनने का बेनिफिट मिलेगा। है तो सब आसान सी बातें, पुरानी बातें हैं, लेकिन एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे, आज लास्ट क्लास है इस वजह से।
चलिए क्लास, अब हम चैप्टर 6 को स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 4 से 5 मिनट हो चुके हैं क्लास को कंटिन्यू किए हुए, और इससे ज़्यादा वेट करना यूजलेस है। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे, करते रहेंगे। क्लास हम जब बात करते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्म, कि हम फर्म को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कभी हम बात करते हैं या वर्ड यूज करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और फर्म में फर्क होता है। फर्म का मतलब होता है हम किसी एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स से बात कर लीजिए कि हम बात कर रहे हैं टोयोटा की, या सुजुकी की, या होंडा की, या किया, ठीक है। और ऐसी जो भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार्स की, हम उनकी इंडिविजुअली बात करेंगे तो हम कहते हैं फर्म, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री, इसका मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तमाम कार मैन्युफैक्चर करने वाले किस तरह से काम कर रहे हैं और वो क्या बात हो रही है, इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है तमाम, ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसी फर्म की, इसका मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, इसका मतलब हम सिर्फ पर्टिकुलरली बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़, तो हम पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि तमाम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हम अपनी फर्म को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। ओके, आसान से टॉपिक्स हैं, दोबारा मैंने आपको बता दिया, पढ़ना शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट इनपुट्स, हम प्रोडक्ट की जब इनपुट लेते हैं, प्रोक्योरमेंट इनपुट, तो प्रोक्योरिंग का मतलब होता है कि हम जब प्रोक्योर करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो परचेजिंग भी कहा जाता है, प्रोक्योरिंग भी कहा जाता है। आपको इनका थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं क्लास। ऑर्गेनाइजेशंस में यूजुअली ये होता है कि क्योंकि पता होता है कि, चलें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल हमेशा लेते रहते हैं। अब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ये पता है कि हमें टायर्स की ज़रूरत, बैटरी की ज़रूरत, डैशबोर्ड, लाइट्स, सीट्स, फैब्रिक, पेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बेतहाशा चीज़ें होती हैं जिनकी उनको कंटिन्यूस ज़रूरत रहती ही है। तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि मार्केट में कितने लोग सेलर्स हैं, मतलब सप्लायर्स हैं, जैसे हम बात करते हैं सप्लायर्स हैं, और हम उनसे किस तरह से निगोशिएट करेंगे और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करेंगे और परचेज करना शुरू कर देंगे। हम कभी वर्ड यूज करते हैं परचेज का और कभी वर्ड यूज करते हैं प्रोक्योरमेंट का। यहाँ लिखा हुआ वर्ड प्रोक्यूरिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर करना। जनरली इन सिंपल वर्ड्स एक ही तरह के ऑलमोस्ट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखें, जब ऑटोमोबाइल कंपनीज ये देखती हैं कि हमें रेगुलरली बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स की अपने सप्लायर्स से ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बहुत सारे मार्केट में थे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम ऑर्डर देंगे, अब हम मार्केट में बार बार ढूंढते नहीं रहेंगे। और हमने अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को, अच्छा मैं इनका डिफरेंस भी बताऊंगा आपको कि वेंडर और सप्लायर का डिफरेंस क्यों होता है। मैंने अभी वेंडर का वर्ड डेलिबरेटली बोला, मैं आपको भी बता दूँ। अच्छा, अब होता ये है कि हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनको बताएंगे, वो हमें डिलीवर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमें क्या कहा कि ये हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक कंपनी काम कर रही है और फॉर एग्जांपल काम करते करते अचानक किसी मशीन की कोई बेल्ट टूट गई, कोई पार्ट टूट गया। अब इसके लिए जो अचानक ऐसा काम हुआ, अब इसके लिए फॉरेन मार्केट में जाएंगे और वहां से किसी भी प्राइस पर उस पार्ट को लेकर आकर फिक्स करेंगे ताकि मशीन चलना शुरू हो जाए। अब इसके लिए हायर मैनेजमेंट से एक फॉर्मल अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कंसर्न जो मैनेजमेंट है वो जाकर फटाफट ये काम करेगी ताकि प्रोडक्शन ना रुक जाए, जल्द से जल्द उसको दोबारा से कंटिन्यू करने की कोशिश में लगे रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परचेजिंग। जब हम अनऑर्गेनाइज वे में जाकर कुछ खरीदते हैं उसे कहते हैं परचेजिंग, और जब हम ऑर्गेनाइज वे में जाते हैं, परचेज ऑर्डर प्रिपेयर होगा, बल्कि ऐसे कह दीजिए कि कंसर्न डिपार्टमेंट पहले फोरकास्टिंग करता है, फिर अपनी
रिक्वेस्ट्स को अप्रूव करता है अपने डिपार्टमेंट से, फिर हायर मैनेजमेंट से, फिर वो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाता है, फिर वो जाकर डिफरेंट कंपनीज को देखता है मार्केट में, और फिर वो टेंडर्स लेता है, कोटेशंस लेगा, फिर जाके अप्रूवल होगी। तो इतने लंबा प्रोसीजर जो होगा इसे हम कहते हैं प्रोक्यूरमेंट। तो वो प्रोक्यूरमेंट पूरा एक डिपार्टमेंट है जो तमाम ये काम करता रहता है। ठीक है, परचेजिंग का मतलब होता है अचानक जाओ और परचेज कर लो। इसी तरह से जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर वो होते हैं जो हमें सप्लाई करते हैं, हम जनरली ये कहते हैं सप्लायर्स। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज वे में सप्लायर की बात करें तो उसको फिर कहा जाता है वेंडर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनमें फर्क आ जाता है। तो बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि परचेज, यहाँ पे कई दफ़ा आपको परचेजिंग का वर्ड भी यूज होता हुआ नजर आएगा और कई दफ़ा प्रोक्यूरमेंट का भी। तो आपको मैंने डिफरेंस बता दिया, आप उसको डिफ्रेंशिएट खुद कर लीजिएगा, मैं भी दरम्यान में बताता रहूँगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग इनपुट्स, मतलब ऑटोमोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल जितनी भी तरह का है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में परचेज किया जाएगा, मतलब प्रोक्यूर किया जाएगा, इसकी हम बात करेंगे। तो इसका पॉइंट ए है, परचेज द इनपुट्स यूजिंग स्पॉट एक्सचेंज। Spot exchange is an informal relationship between a buyer and a seller in which neither party is obligated to adhere to specific terms for exchange. ये वो बात है जहां पे परचेज की बात होती है। तो हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से कहते हैं कि तुम अचानक जाकर कुछ चीजें ऑन स्पॉट लेकर आ जाओ। अब इसके अंदर वो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसी ऑब्लिगेशंस, किसी चीज़ों की तरफ वो काम नहीं करेगा, बस जाएगा और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑन स्पॉट परचेजिंग करेगा और लेकर आ जाएगा। करेगा वही डिपार्टमेंट। अब उसको हम कहते तो वही हैं कि प्रोक्योर ही करना है, लेकिन वो क्योंकि किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के बगैर कर रहा होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ऑन स्पॉट एक्सचेंज कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये वो पिछली एक्सप्लेनेशन और इस डेफिनेशन के साथ दोनों बातों को मिलाकर समझ में आ गया होगा। पॉइंट बी पढ़ते हैं, एक्वायरिंग इनपुट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमें इतने इतनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल इतनी फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इतने इतने ड्यूरेशन के बाद हमें डिलीवर करते रहना। तो जाहिर है कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। अब हमें बहुत ज़्यादा तगदौ करने की ज़रूरत नहीं है, छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपनी सिलेक्टेड कंपनीज के साथ, वेंडर्स के साथ, और हम उनसे लेते रहेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन अ बायर एंड सेलर। जैसे आप देखते हैं कि टोयोटा कंपनी कोरोला में जनरल टायर्स लगा कर देते हैं। अब उनको बार बार मार्केट में जाकर टायर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जनरल टायर कंपनी किस साइज के, किन स्पेसिफिकेशंस के साथ कौन से टायर्स टोयोटा कंपनी को प्रोवाइड करती रहेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स फिर रिन्यू होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल के लिए, वो अगले साल भी रिन्यू हो गया, फिर अगले साल भी हो गया, कभी कभी एक साथ ही 5 साल के भी रिन्यू कर दिया जाता है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट रख दिया जाता है ताकि दोनों पार्टीज उसके मुताबिक चलती रहें। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है ना, टर्म्स स्पेसिफाई कर दी जाती हैं। आपको छोटी सी बात बताऊं कि जो लोग किराए के घरों में रहते हैं तो वो भी अपने लैंडलॉर्ड के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं कि मैं तुम्हारे घर में आके रहने लगा हूँ और मैं इतना किराया पे करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको पता है। तो इस तरह की चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है पॉइंट 3, प्रोड्यूस द इनपुट्स इंटरनली। पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्टिकल इंटीग्रेशन इज अ सिचुएशन वेयर अ फर्म प्रोड्यूसेस द इनपुट्स रिक्वायर्ड टू मेक इट्स फाइनल प्रोडक्ट। क्लास इसमें जनरली होता ये है कि दो तरह की बातें हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी में पढ़ ली, कि अगर हमें लगातार जरूरत पड़ती रहती है तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा अपने सप्लायर्स के साथ और वो हमें प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन अगर हमें अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है टेम्परेरी तौर पर, तो हमने मार्केट में जाकर उस चीज़ को परचेज कर लिया, दो बातें ठीक हो गई। अब तीसरी सिचुएशन ये होती है कि हमने ये देखा कि हम कोई ऐसा पार्ट बना रहे हैं
जो हम अगर किसी और कंपनी से बनवाएंगे तो या तो हमारे सीक्रेट्स आउट हो जाएंगे उस चीज को बनवाने के लिए, या हम अपनी आ, उस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को बनाने में हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, या उसमें हमें उनको डिस्कस ज्यादा करना पड़ेगा। इससे बेहतर यार खुद ही बना दो। जैसे हम कभी कहते हैं ना, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं एक पार्ट बनाने के लिए, इससे बेहतर है खुद ही बना दो। मिसाल के तौर पर कार का इंजन, अब टोयोटा कंपनी कार का इंजन किसी और कंपनी से मैन्युफैक्चर नहीं करवाती, वो खुद मैन्युफैक्चर कर लेती है, क्योंकि उनको पता है कि हम किस तरह से इसमें डिफरेंट टाइमिंग्स में कौन कौन से पार्ट्स चेंज कर सकते हैं, उनको अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग इन बातों को देखते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि इससे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि हम अपनी चीजों को खुद से बनाना शुरू कर देते हैं। एक और एग्जांपल बता दूं, अगर टोयोटा कंपनी ये देखती है कि यार हम अगर फॉर एग्जांपल व्हील सिस्टम है या ब्रेक सिस्टम है या डैशबोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं, तो अगर हम उन चीज़ों को खुद ही बनाना शुरू कर दें तो शायद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकेंगे, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये बेहतर होगा कि हम उनको खुद ही बनाएं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमें वो बहुत चीप पड़ेगा। तो इसको भी वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ, आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी। देखिए क्लास, आप सुपरमार्केट्स में जाते हैं, कराची में कई सुपरमार्केट्स हमें बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आती हैं, इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बहुत बड़ी सेटअप पे काम करता है। इसके अलावा हमें चीज़ पे तो हमारे पास ग्रॉसरी की हमें आमतौर पर चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, इम्तियाज़ पे नज़र आती हैं, या बिन हाशिम का शायद आपने नाम सुना होगा, वो भी चंद जगहों पर है उनकी ब्रांचेस। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार दालें मसाले, चाय की पत्ती और चावल या ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, और हम डिफरेंट कंपनीज की ली हुई चीज़ें रखते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम इन चीज़ों को खुद ही बनाना शुरू कर दें, अपने नाम से बनाएं, अपना ब्रांड दें और उनको खुद ही अपने नाम से मार्केट करना शुरू कर दें। तो उन्होंने ये बहुत सारे काम करना शुरू कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करना शुरू कर दी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ से मूव करते हैं, आपको पता लग गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 6-1। तो मैं 6-1 पे अब जा रहा हूँ, जिसमें मुझे बस चंद सेकंड्स लगेंगे। मैं इस फाइल को पहले अनशेयर करूँगा, स्टॉप शेयरिंग करूँगा, और फिर मैं शेयर कर लूँगा इस, वो मैं स्क्रॉल कर लूँ। मैं जब तक आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि मैं उस टॉपिक तक पहुँच जाऊँ और आपसे ये शेयर की जा सके। ओके बस जी, बस अब हम शेयर करते हैं, जस्ट 1-2 सेकेंड्स और। ओके मैंने ये स्टॉप शेयरिंग किया और अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इस बुक को। ठीक है क्लास, अब आपको ये विजिबल हो गई होगी, और एक नए पार्टिसिपेंट भी हमारे पास आए हैं, मैं उनको भी एडमिट कर दूँ। चलिए हम इसको देखना शुरू करते हैं क्लास। यहाँ लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 6-1, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व स्पॉट शेयरिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट और वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास 3 इसमें क्वेश्चंस किए गए हैं, इसके पार्ट्स हैं और इनके 3 ही आंसर्स हैं। पहले लिखा हुआ है अ कोलोन 1 पीसी। अब ये कोलोन का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज के जैसा कोई चीज बनाना। आपको छोटी सी बैकग्राउंड बता दूं कि जब कंप्यूटर्स बहुत पहले मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए अमेरिका में, बिल्कुल शुरू में जब ये इजाद हुए, मतलब डेस्कटॉप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स 1950s और 60s की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जब ये बनना शुरू हुए तो उसमें IBM एक कंपनी थी और एक एप्पल थी, जिन्होंने शुरू में कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। अब ये कंप्यूटर दुनिया में फैलना शुरू हुए, मुख्तलिफ कंपनीज में गए। तो जब ये जापान तक पहुंचे तो जापान की कंपनीज ने देखा कि यार हम इस इलेक्ट्रॉनिक को तो हम खुद भी बना सकते हैं, तो उन्होंने उसी तरह का एक कंप्यूटर बना दिया।
तो अब हम उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे, ये IBM की तरह का कंप्यूटर उन्होंने बना दिया, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे IBM कोलोन मशीन। तो इसको कोलोन कहा जाता था, ठीक है, कोलोन का मतलब ये होता है उस जैसा। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। कोलोन 1 पीसी, ये कोई एक कोलोन 1 कोई पीसी इन्होंने नाम दे दिया, इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू परचेज 300 कंप्यूटर चिप्स। अब इसने, जैसे होता है ना आपके कंप्यूटर में लिखा होता है इंटेल इनसाइड या i5 i7 i9, तो ये चिप्स, ये प्रोसेसर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। वैसे तो बहुत सारी चिप्स होती हैं, लेकिन हम अगर सिंपली प्रोसेसर की बात कर लें, तो उन्होंने एक क्लोन पीसी बनाने के लिए एक कंपनी ने 300 कंप्यूटर चिप्स ईच ईयर, वो हर साल लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 years फ्रॉम AMI। तो ये एक कंपनी का नाम है जिनसे वो 3 साल तक एक ये चिप्स लेते रहेंगे। The price paid in the first year is $200 per chip, and the price rises during the second and third years by the same percentage by which the wholesale price index rises during those years. ठीक है, इसका मतलब एक कंपनी है, उनको 300 चिप्स चाहिए हैं $200 पर चिप के लिहाज से, हिसाब से, और वो अगले 3, मतलब टोटल 3 साल, अगले 2 साल और टोटल 3 साल के लिए उन्होंने वो चिप्स लेते रहनी है, और प्राइसेस बढ़ जाएंगी जैसे जैसे मार्केट की प्राइसेस में थोड़ा सा फर्क आएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हमें 300 चिप्स हर साल प्रोवाइड करना, और ये रेट होगा, रेट बढ़ेगा तो मार्केट के लिहाज से हम आपको रेट पे कर देंगे। पहले साल का रेट $200 पर चिप होगा। इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। कोलोन 1 पीसी इज यूजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज इस कंप्यूटर चिप्स, ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। कोलोन 2 पीसी परचेज्ड 300 कंप्यूटर चिप्स फ्रॉम अ फर्म दैट ran an advertisement in the back of a computer magazine। तो इन्होंने, इस कंपनी ने कंप्यूटर मैगजीन के ऊपर एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखा और उनसे जाकर परचेज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गए और परचेज कर लिया। अब इन्होंने जाकर किसी और कंपनी से पूछा नहीं, कोटेशंस नहीं ली, कोई टेंडर्स नहीं लिए, तो ये तमाम काम नहीं किए। तो पॉइंट 2 में क्या आंसर नजर आ रहा है, कोलोन 2 पीसी यूज्ड स्पॉट एक्सचेंज टू एक्वायर इट्स चिप्स। स्पॉट एक्सचेंज, गए और चिप्स लेकर आ गए। पॉइंट 3 है, कोलोन 3 मशीन पीसी मैन्युफैक्चरर्स इट्स ओन मदरबोर्ड एंड कंप्यूटर चिप्स फॉर इट्स पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इन्होंने कहा यार कि हम खरीदते क्यों हैं, हम खुद क्यों ना बनाएं। तो खुद बनाने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो थर्ड पॉसिबिलिटी आंसर में लिखा हुआ है। कोलोन 3 पीसी यूजेस वर्टिकल इंटीग्रेशन टू ऑब्टेन इट्स चिप्स एंड मदरबोर्ड्स। तो उन्होंने कहा कि यार हम खुद अपना बनाएंगे, ठीक है, हम खुद बनाएंगे। आपको नॉलेज के लिए बात बताऊं कि हम जितने भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जैसे कि डेल, HP, लिनोवो, गेटवे और बहुत सारे नाम है, IBM वगैरह, इन सब के अंदर आपके पास मेन बोर्ड पे डिफरेंट टाइप की चिप्स लगी हुई होती हैं, और प्रोसेसर इंटेल का लगा हुआ होता है या AMD का लगा हुआ होता है। ऐसे ही होता है ना। अगर हम एप्पल कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें मोटरोला का प्रोसेसर लगा हुआ होता है, लेकिन पिछले चंद सालों से, बल्कि अब तो कई साल हो गए, इंटेल ने बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब प्रोसेसर उनका अपना नहीं होता। ना IBM कंपैटिबल कंप्यूटर्स का हुआ, जब हम कहते हैं ना क्लोन मशीन्स, तो हम कंपैटिबल का वर्ड भी यूज करते हैं। तो हम जितने भी, मैंने आपको भी मैन्युफैक्चरर्स के नाम लिए, तो इनको हम कहते हैं IBM कंपैटिबल कंप्यूटर्स, IBM की तरह के कंप्यूटर्स, क्योंकि उसने सबसे पहले बनाया था, तो उसकी वजह से सारी बातें आती हैं। एप्पल की तरह के हमें कोई और कंपनी नजर नहीं आती, लेकिन अगर कोई कंपनी उसको बना ले तो उसको हम क्या कहेंगे, एप्पल कंपैटिबल कंप्यूटर्स बन गए हैं, ठीक है, एप्पल की क्लोन मशीन बन गई है, हम उसको ये कहेंगे। तो बहरहाल अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी, एप्पल भी और IBM कंपैटिबल कोई भी कंपनी प्रोसेसर्स खुद नहीं बनाती है, लेकिन एक कंपनी है, आपने नाम नहीं सुना होगा, उसका नाम है सन स्टार। सन कंपनी एक है, कंपनी का नाम है, उसका तो स्टार ऑफिस भी है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद बनाते हैं और ऑफिस सूट भी खुद बनाते हैं, जैसे कि वर्ड एक्सेल की तरह के सॉफ्टवेयर। और अभी हम हार्डवेयर की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर स्क्रीन्स और अपनी तमाम हार्डवेयर और उसके ICs
प्रोसेसर्स सब कुछ खुद बनाते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं हमने खुद बनाना है, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी। बाय द वे, हम पिछली क्लासेस में कुछ आउटसोर्सिंग की भी बात की थी, और आपको वैसे भी पता है कि आउटसोर्सिंग में यही बहुत बड़े फायदे होते हैं कि सन कंपनी का नाम आप नहीं सुनते हैं, इसलिए कि वो खुद रिसर्च करते हैं, खुद अपनी चीज़ बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन इंटेल की तरह की बड़ी कंपनीज या एएमडी की तरह की बहुत बड़ी कंपनीज, ये इनका काम ही यही है कि रिसर्च करते रहो, प्रोसेसर बनाते रहो, रिसर्च करते रहो, प्रोसेसर बनाते रहो, और कस्टमर्स जितने भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके कस्टमर्स उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते चले जाओ। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी प्रोडक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है। तो हमें सन का नाम आमतौर पर सुनाई नहीं देता, लेकिन सन अपनी चीजें खुद बनाता है। तो इसका मतलब वो वर्टिकल इंटीग्रेशन करता है। और जो बाकी कंपनीज हैं वो क्या करती होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करती होंगी इंटेल के साथ कि हमें नई टेक्नोलॉजी इतनी क्वांटिटी में हमें प्रोवाइड करनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको फिर स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ आपकी नोट्स की तरफ। ये नोट्स आ गए, तो आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास बात आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स क्या होती हैं, इनको पढ़ते हैं। कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग एन इनपुट। इतना पढ़ के समझ में आ गया होगा आपको कि जब हम कुछ भी एक्वायर करने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आती है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अभी क्या क्या चीजें होती हैं अभी हम पढ़ते हैं। Costs associated with acquiring an input that are in excess of the amount paid to the input supplier। तो हम ये जो इजाफी कुछ उसको देते हैं, मतलब हमें जो इजाफी पे करना पड़ रहा है किसी एक चीज को परचेज करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। जैसे कि सप्लायर सर्चिंग कॉस्ट। अब हमें अगर किसी सप्लायर का पता ही नहीं है, तो हम सप्लायर को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढने में हमारी जो कॉस्ट आएगी, एक तो ये कॉस्ट हो गई। इसके बाद है निगोशिएटिंग कॉस्ट। अब निगोशिएटिंग का मतलब होता है बार्गेन करना, किसी एक प्राइस पर, किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुत्तफिक होना, एग्री करना दोनों पार्टीज का। अब इसके लिए ऑनलाइन भी होता है आजकल, लेकिन बहुत सी दफा बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के डेलीगेट्स, उनके कंपनी रिप्रेजेंटेटिव दूसरे कंपनीज के पास जाते हैं, उसी शहर में, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में जाते हैं और निगोशिएट करके आते हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं। तो इसका मतलब उनका जाने का एक्सपेंस, उनके वहाँ स्टे करने का एक्सपेंस और बहुत और चीज़ों का एक्सपेंस, ये भी तो कॉस्ट आ रही है ना उस चीज़ को परचेज करने के लिए। मतलब टोयोटा मैन्युफैक्चरर वो कहता है कि मैं लाइट्स खुद ही बना लूंगा, और कहता है नहीं यार मैं लाइट्स खुद नहीं बनाता, इसको मैं आउटसोर्स कर देता हूँ। वो कहता है कि यार ढूंढो कि कौन बनाता होगा, पाकिस्तान में कोई बनाता है, ढूंढने से शायद नजर आ जाए। वो कहता है नहीं, मैं अगर चाइना देखूं तो चाइना में मुझे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे नजर आएंगे जो लाइट्स बनाने वाले होंगे, और मुझे उनसे लाइट्स बनवाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोफेशनली एक ही काम को कर रहे हैं और उसमें उनकी एक्सपर्टीज है। तो अब वो ढूंढना शुरू करेगा, फिर वो अपने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाइना जाएगा और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर आएगा। तो कितना सारा एक्सपेंस उस चीज में बढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है फैसिलिटेशन कॉस्ट। अब फैसिलिटेशन कॉस्ट हमारे पास ऐसी कॉस्ट होती हैं जो बहुत से और चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व हो रही होती है। आपको मैं बताऊं कि जैसे कि ये आपके पास जो आ रही है ना अगली पॉइंट्स, ठीक है, और आपको मैं एक सेकेंड अभी बताता हूँ कि हमारे पास क्लास आपके पास ऑलमोस्ट 10 मिनट रह गए हैं इस वक्त टाइम एंड होने में। और एक चीज़, 1 मिनट बस रुकिएगा। मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मैं ज़रा ढूंढ रहा हूँ कि आपसे मैं वो चीज़ शेयर कर लूँ। ओके
देखिए, ऐसा होता है कि मैं वो चीज़ अभी आपको ढूंढ के बता दूंगा अगले टॉपिक में या इसी टॉपिक में कुछ देर के बाद। तो हम बात को अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्लास के आपके पास जो ये फैसिलिटेशन कॉस्ट है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कॉस्ट जो दोनों पार्टीज के इन बिटवीन फैसिलिटीज की वजह से आ जाए। मिसाल के तौर पर टोयोटा ने कहा कि मुझे लाइट्स बनवानी है। अब चाइना की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो चाइना की कंपनी कहती है कि हम अगर वहां से यहाँ पे भेजा करेंगे बनाकर तो उसमें टाइम भी लगा करेगा और हमारे कम्युनिकेशन में भी डिलेज आएंगे। हम ऐसा क्यों ना करें कि एक अपना सब प्लांट, एक छोटी सी फैक्ट्री का पोर्शन में आपकी फैक्ट्री के नजदीक क्यों ना लगा लें। उससे ये होगा, अच्छा उनको क्या नजर आ रहा है, उनको अपना एक और बेनिफिट नजर आ रहा है कि अगर हम टोयोटा को फैसिलिटेट करेंगे लाइट्स बनाने में, तो हो सकता है कि फिर हमें होंडा, सुजुकी या किया या और जो हम पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो हमारे पास तो पूरी एक इंडस्ट्री बन जाएगी यहाँ पर। तो इसके लिए फिर वो अपनी पूरी फैसिलिटीज, मतलब पूरा प्लांट, पूरी फैक्ट्री, ये सब सब चीजें यहाँ पर लेकर आएंगे। तो वो ये देखते हैं कि यार हमारा इसमें कितना एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो इस एक्सपेंस के लिए हम क्या, जो हमसे परचेज करने जा रहा है टोयोटा सिर्फ इस वक्त, तो क्या हम उससे ये कहें कि तुम इस फैसिलिटी में मेरे साथ शेयर करो और तुमको भी, तुम्हें टाइम का फायदा मिलेगा, तुम्हें कॉस्ट का भी आइंदा फायदा मिलेगा, लेकिन एक दफा तुम्हें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ सकती है। तो ये जो ऐसी चीजें होती हैं जो हम अदर देन दैट उसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेशन कॉस्ट। अब आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, सप्लायर सर्चिंग कॉस्ट का मतलब होता है सर्च करने की कॉस्ट। निगोशिएट का मतलब होता है कि बार्गेन करना, निगोशिएट करना, टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट करने की कॉस्ट। और फिर उसके अलावा कौन सी चीज कौन कहाँ प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको शॉर्टली इन चीज़ों को बता दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि हमने लाइट्स या कोई भी पार्ट हमने अपने फैक्ट्री में चाइना में मैन्युफैक्चर कर दिया, आप यहाँ से उठा के ले जाइए। कभी वो कहते हैं कि हमने उसको पोर्ट तक पहुंचा दिया, आप वहां से ले जाइए। कभी वो कहते हैं कि हमने इसकी शिपमेंट आपके पोर्ट तक कर दी है, वहां से उठा लीजिए। कभी वो कहते हैं हमने आपकी इस प्रोडक्ट की शिपमेंट आपके फैक्ट्री तक कर दी है। तो इस तरह से चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं, जितनी हम फैसिलिटीज लेते हैं हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी कंपनी से कुछ परचेज करें, तो वो कहते हैं कि लेट्स से आपने कोई एक बड़ी चीज, एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया। अब रेफ्रिजरेटर परचेज करने वाली कंपनी ने कहा कि यार ये रेफ्रिजरेटर फॉर एग्जांपल ये लेट्स से 80,000 रुपए का है, हमने बेच दिया आपको, आप उठा के ले जाइए। आप कहते हैं नहीं यार हमें पहुंचा दो, तो कहते हैं कि यार हम आपसे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे ट्रांसपोर्टेशन के आपको पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से फिर वो हमें पहुंचा देते हैं। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने हमें फैसिलिटेट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह की बात हो गई। और कभी कभी ये भी फायदा होता है कि उसमें जो वियर एंड टियर की बात आती है, कुछ डैमेज होने की बात आती है, वो भी हम उन पे डाल देते हैं। यार आप हमें हमारे डोर स्टेप के ऊपर सही सालिम चीज को पहुंचा दें। अब उसमें कोई डैमेज होता है तो उसके वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम लेकर आ रहे होते तो हम रिस्पॉन्सिबल होते। इसीलिए तो दरमियान पे फिर इंश्योरेंस कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। मैंने आपसे कहा ना टॉपिक बहुत लंबा है। तो फैसिलिटेशन का मतलब होता है कि उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसको भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट में लेकर आ जाते हैं। ये 3 पॉइंट तो हमें आमतौर पर नजर आते ही हैं। इसके बाद लिखा है सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट्स हाउएवर आर लेस ऑब्वियस। कभी कभी हमें ऐसी, ये जो 4 और 5 पॉइंट लिखा हुआ है, हमें कभी कभी ये पॉइंट्स भी नजर आते हैं। लिखा है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट is an expenditure that must be made to allow two parties to exchange but has little or no value in any alternative use। जैसा आपको मैंने बताया ना कि फैसिलिटेशन में है कि उन चीज़ों को पहुंचा देना। और मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट फैक्ट्री लगा देना यहाँ पर। अब जो फैक्ट्री लगाने वाली बात है वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ लाइट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आएगी, उसमें कोई और फायदा नहीं होगा। उसमें ऐसा नहीं कि व्हील सिस्टम या ब्रेक सिस्टम या सस्पेंशन सिस्टम या कार का कोई और पार्ट वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा है, ना सीट्स मैन्युफैक्चर हो रही है, ना डैशबोर्ड, ना कोई और चीज। ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए कर दी जाती है। तो इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट। और ये कभी कभी की जाती है, हमेशा हमें आमतौर पर फर्म्स में नजर नहीं आता। इसके बाद है रिलेशनशिप स्पेसिफिक एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज
that occurs when the parties or to a transaction have made specialized investments. तो रिलेशनशिप स्पेसिफिक एक्सचेंज, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ी पार्टीज होती हैं, अच्छा ये आमतौर पर डिपेंड करता है जब बड़े मैन्युफैक्चरर्स हों और वो कुछ काम करवाना चाहें। फॉर एग्जांपल एप्पल है, चलो ऑटोमोबाइल की एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। टोयोटा जापान ये कहता है कि हम तो बहुत ज़्यादा कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट लाइन है और बहुत सारी हमारे पास असेंबलीज जगह पे हो रही हैं, तो हमें व्हील सिस्टम चाहिए तो बहुत क्वांटिटी में चाहिए है, हमें पेंट चाहिए तो बहुत क्वांटिटी में चाहिए है। तो इसमें फिर वो आमतौर पर फिर कुछ रिलेशनशिप स्पेसिफिक एक्सचेंजेस, तो वो एक रिलेशनशिप बना लेते हैं कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, मतलब चाइनीज कंपनी कहती है कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हील सिस्टम बनाने के लिए तो हम इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे और हम आपके लिए कुछ और चीज़ें भी बना के दे सकेंगे, कुछ और चीज़ें भी हम लेकर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप होते हैं आपस के, वो फिर एक्सटेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं यार ये कंपनी तो ये काम भी करी, तो चलो हम इनसे ये भी बनवा लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल के फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कुछ पार्ट्स या उसकी केसिंग अगर चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो चाइना की कंपनीज कहती हैं कि हम आपको ये बनाकर दे रहे हैं, हम आपको बैटरीज भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो उनका रिलेशनशिप और एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये ऐसी बातें भी हो जाती हैं। तो हम इनको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं इकोनॉमिकली कि क्या ये चीज़ें फिजिबल हैं तो हम इनको लेकर चलें, नहीं है तो नहीं लेकर चलेंगे। तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करना भी हमारी कंसिडरेशन में आता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स। इसमें साइट स्पेसिफिसिटी, तो हमारे पास अगर हम साइट को स्पेसिफिक करते हैं, अच्छा ये जो टॉपिक है ना हमारे पास, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें हम इसकी बात भी लेकर आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स, ये कभी कभी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिसिटी की बात होती है कि हम एक साइट हम एक पर्टिकुलरली किसी जगह पे बना रहे हैं। जैसे कि टोयोटा जापान ने सोचा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि पाकिस्तान में जाके फैक्ट्री लगाएं। सुजुकी ने सोचा कि पाकिस्तान में जाके फैक्ट्री लगाएं और गाड़ियां बनाकर मैन्युफैक्चर करके बेचें, तो बार बार हमें ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, हम वहीं से हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि हम एक साइट स्पेसिफिकली बनाते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है बहुत सी दफ़ा। और बहुत सी दफ़ा बहुत से मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज नहीं लगाते, सिर्फ चंद पार्ट्स को लाकर असेंबल करते हैं और सेल कर देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बने बनाए प्रोडक्ट लेकर आते हैं और सेल कर देते हैं। तो कई तरह से ये काम हो रहा होता है। इसके बाद है फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट स्पेसिफिसिटी, तो स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक से वर्ड आता है स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिकली हम फिजिकल एसेट्स को भी बनाते हैं, साइट को भी लेते हैं, फिजिकल एसेट्स भी बनाते हैं। एसेट्स का मतलब हम उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों को बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यही है जिसमें हम अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अपनी मतलब इन सब चीज़ों को भी लेकर आते हैं। इसके बाद फिर हम डेडिकेटेड एसेट्स की तरफ आते हैं। दीज आर जनरल इन्वेस्टमेंट्स made by a firm that allow it to exchange with a particular buyer। तो हम डेडिकेटेड एसेट्स की तरफ आ जाते हैं। ये डेडिकेटेड एसेट्स वो होते हैं जो पर्टिकुलरली उसी काम के लिए ही होते हैं। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस की वजह से वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है या हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसमें कई इन्वेस्टर्स मार्केट में आ जाते हैं जो इन चीज़ों का तजर्बा कुछ ना कुछ रखते हैं। वो कहते हैं कि हम वेंटिलेटर्स खुद बनाते हैं, तो वो डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट इसी के लिए कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अचानक सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उनको फिर वेंटिलेटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी फिर। लेकिन वो यही काम करते हैं। तो डेडिकेटेड एसेट्स के लिए उनके इकोनॉमिस्ट्स बैठकर डिसीजन लेते हैं कि ये कितने अरसे तक वायरस रह सकता है, कब तक ये ख़त्म होगा,
कितनी ज़रूरत पड़ रही है, कैसे ये ग्रो कर रहा है, कैसे ये कंट्रोल में आएगा और सब ग्राफ डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करेगा।